समास आज का हमारा टॉपिक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो सभी के अंदर आपके समास के क्वेश्चन आने हैं। अब देखिए, पहले इसका अर्थ देखिए समास का। अर्थ देखो इसका। यानी कि जो समास शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी कि सम उपसर्ग में आस प्रत्यय लगने से शब्द बना है समास। कौन सा? सम उपसर्ग में क्या जुड़ा हुआ है? आस प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसके निर्माण से शब्द बना है समास। समास इसका मतलब क्या होता है? यानी कि समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है अर्थ वह आपका होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब छोटा। पहले इसका पूरा पोस्टमार्टम करके हम देखते हैं समास, ठीक है ना। यानी कि समास शब्द किससे मिलकर बना है? सम उपसर्ग में आस प्रत्यय लगने से शब्द बना समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप या छोटा करना होता है। आगे बात समझ में। अब इसका अभिप्राय क्या होता है? अभिप्राय पास पास बैठाना। यानी कि जब दो पद पास पास आकर बैठ जाते हैं और वो मिलकर एक नवीन पद का निर्माण करते हैं तो उसे समास। इसका अभिप्राय होता है पास पास बैठा। यानी कि जब दो या दो से अधिक जो पद होते हैं वो पास पास आकर क्या होते हैं? बैठ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो उस प्रक्रिया से जो नवीन शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास करते हैं। ये बात समझ में। अभी तो हमने देखा कि भाई समास का मतलब क्या होता है, बढ़ता कैसे। अब इसकी परिभाषा देखते, ठीक है। कोई कई बार ऊपर से प्रश्न पूछ लेता है ऐसे ऐसे तुक्के में, और आपको पता ही नहीं होता है कि क्या बीमारी है। तो ध्यान रखना, आपको कोई भी चीज़ हो तो उसको पूरा रिसर्च करके पढ़ना चाहिए उसमें। तब जाकर आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछिए उसका जवाब दे सकते हैं। आप इसकी परिभाषा देखो। आप देखिए समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के विभक्ति एवं प्रत्यय रहित में को समास करते हैं। प्रत्यय रहित में को समास कहते हैं।
यह इसकी परिभाषा दी जा सकती है, दो या दो से अधिक शब्दों के विभक्ति एवं प्रत्यय रहित मेल को समास करते हैं। आगे बात समझ में। अब आगे चलते हैं हम सामासिक पद, क्योंकि समास में जो जो मेन बातें होती हैं उनको देखते चलेंगे अपन। सामासिक पद, सामासिक पद, और एक इसके अंदर होता है आपका समास विग्रह। सामासिक पद और समास विग्रह। अब सामासिक पद क्या होता है वो समझिए। सामासिक पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। यानी कि सामासिक प्रक्रिया से, सामासिक प्रक्रिया से बनने वाला नवीन पद सामासिक पद कहलाता है। यानी कि समास की प्रक्रिया से जो नया पद बनकर हमारे सामने आता है उसे क्या कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं। परिभाषा हमने देखी थी। परिभाषा का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के विभक्ति एवं प्रत्यय रहित मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यानी कि दो पद या तीन पद आकर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उस प्रक्रिया से क्या उनके बीच में से क्या हट जाता है, प्रत्यय और विभक्ति। अब विभक्ति आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, पहले मैंने कारक पढ़ाई दी है। विभक्ति का मतलब कारक चिन्ह, ठीक है ना, इसलिए मैंने कारक पहले पढ़ाए थे समासों से पहले, क्योंकि वो यहाँ बार बार काम आएंगे हमारे। एक टॉपिक दूसरे से रिलेटेड होता है। अब समास विग्रह किसे कहते हैं। समास विग्रह करना आपको आ गया तो समास आपका कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार से आपका समास गलत नहीं होगा, क्योंकि मेन समास के अंदर यही बात है, समास विग्रह। आपको समास विग्रह करना आना चाहिए, फिर आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा समास। तो समास विग्रह का मतलब सीधी सीधी बात है कि किसी भी सामासिक पद की ऐसी व्याख्या की जाए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। यानी कि शब्द के बीच में से विभक्तियां और प्रत्यय हटाकर, यानी कि उसकी क्या की जाए, एनालिसिस किया जाए, शब्द की व्याख्या की जाए कि सामने वाले को उस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाए कि भाई ये क्या है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। सीधी सी बात है। देखो अब मैं एक पद बनाता हूं, मृग नयनी, मृग नयनी, ये एक सामासिक पद बना दिया मैंने, मृग नयनी। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मृग नयनी में कौन सा समास है। अब आपको विग्रह करना आना चाहिए। अब मैं इसका विग्रह करता हूं। मृग के समान, हालांकि व्यवहार में हम यूं बोल देते कि मृग के समान नैनों वाली। अरे क्या मृग के समान नैनो वाली हो सकती है? मृग माने हिरण होता है क्या? हिरण के शरीर के जैसे नैनो होते हैं क्या? मृग के नैनो के समान नैनो वाली, शुद्ध तो यह है इसका विग्रह, ठीक है ना। क्योंकि हाथ की तुलना हाथ से की जाती है, आंख की तुलना आंख से की जाती है, बाल की तुलना बाल से की जाती है, ठीक है ना। मगर व्यवहार में हम बोल देते हैं कि मृग के समान नैनो वाली, जबकि वहां ऑप्शन में यूं भी दे दी कि मृग के समान नैनो वाली, और नीचे दे दिया कि मृग के नैनों के समान नैनो वाली। तो फिर ऊपर वाले को राइट नहीं मानेगा, फिर नीचे वाले को राइट मानेगा, ठीक है ना। तो जिस चीज की तुलना जिसी से की जाती है, वैसे सामान्यतः हम कह देते हैं कि भाई मृग के समान नैनो वाली, ठीक है ना। मृग के समान नैनो वाली, मृग के समान नैनो वाली।
अब देखिए, हमें पता है कि जिस सामासिक पद में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय या विशेषण विशेषण या रूपक अलंकार पाया जाता है, वहां पर समास होता है कर्मधारय। फिर उस समास की परिभाषा भी हमें याद होनी चाहिए। यानी कि अब इसमें पता लग रहा है अपने आप ही, सा सी सम सरिस उपमा अलंकार आ रहा है डायरेक्टली, ठीक है ना। मृग के समान नयनों वाली, तो विशेषण उपमान उपमेय आ रहा है, यानी कि नयनों को किसकी संज्ञा दी गई है, मृग के नयनों से तुलना की जा रही है ना। जैसे मैंने कहा चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, तो कौन सा समास हो गया आपका, कर्मधारय में पहुंच गए, ठीक है ना। तो उस समास की हमें परिभाषा भी याद होना चाहिए। अगला उदाहरण देखिए, देखो प्रतिशत, प्रतिशत कौन बताएगा मुझे प्रतिशत में समास कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। विग्रह क्या करेंगे इसका, हाँ बताओ, विग्रह बताओ। अरे समझाओ आप लोग, मुझे समझाओ कि इसका मतलब क्या होता है। हाँ, प्रत्येक शत, प्रतिशत का मतलब जानते हो ना, सैकड़ा, 100, प्रत्येक 100 पे तो निकालते हैं, प्रतिशत निकालते हैं नहीं निकालते हैं, तो प्रत्येक शत पर, ठीक है ना, प्रत्येक 100 पर उसे क्या कहा जाता है, प्रतिशत कहा जाता है। सीधी सीधी बात। अगला उदाहरण देखो, जायसी कृत कौन सा समास है, समास कौन सा हो जाएगा जायसी कृत में, जायसी कृत, कृत का मतलब क्या होता है, करना, जायसी के द्वारा किया गया यानी कि लिखा गया। अब यहाँ पर कौन सा होगा आपका, तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो मैंने पढ़ाया था जायसी कृत। तो जायसी के द्वारा कृत, जायसी के द्वारा कृत, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा किसमें आता है, कौन सा कारक है यहाँ, हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, के द्वारा किसमें आएगा, तो समास का नाम क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि विभक्ति चिन्हों के अनुसार ये चलते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, हलधर कौन सा समास है, हलधर, हल को धारण करने वाला, हल को धारण करने वाला। अभी हमने समास पढ़ना चालू नहीं किया है, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, केवल पूर्व ज्ञान के आधार पर हमारा क्या कर रहे हैं, पूर्व ज्ञान को तरोताजा करे। भी समास में मैंने लिखा ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना, अभी तो केवल आपको एनालिसिस करके समझा रहा हूँ। अब देखिए, इन शब्दों के अर्थ हमारे क्लियर हो गए। समास का मतलब क्या होता है, शब्द बना कैसे, अभिप्राय क्या होता है, परिभाषा क्या दी जा सकती है, सामासिक पद किसे कहते हैं, ठीक है ना, और समास विग्रह क्या होता है। यहाँ तक आपकी प्रक्रिया समझ में आ गई, आगे बात समझ में। तो ऐसा करो, इसमें से ये तो ऐसा वैसे छाप लो परिभाषा तक तो, ठीक है।
अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये भी उतार लिया होगा नीचे का भी, तो उतार लिया तो ठीक है, इन दोनों की परिभाषाएं नीचे लिखाता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है ना, उतार लो इसको ऐसा कैसे, फटाफट उतार लो फिर आगे बढ़ जाते हैं। इन दोनों की परिभाषा लिखा नहीं थी मेरे को ऊपर, मगर आपने उतार लिया तो कोई बात नहीं, नीचे लिखा दिया। पॉइंट डालिए, ये पॉइंट डालिए, सामासिक पद लिखो परिभाषा, सामासिक पद की परिभाषा लिखो। समास की प्रक्रिया से, समास की प्रक्रिया से, समास की प्रक्रिया से, पोस्टिंग में लिख लेना, ही लिख लेना सब। समास, समास में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एक प्रत्यय लगा तो शब्द क्या बन गया? स का सा हो जाएगा, सामासिक, ठीक है ना। अब कोष्टक बंद करो। समास की प्रक्रिया से बनने वाला नवीन पद, समास की प्रक्रिया से बनने वाला नवीन पद सामासिक पद कहलाता है, सामासिक पद कहलाता है, ठीक है। सामासिक पद मैंने आपके सामने बनाए रखे हैं ये। अब दूसरा पॉइंट डालिए, समास विग्रह। समास की प्रक्रिया से बनने वाला नवीन पद सामासिक पद कहलाता है, ठीक है ना। उदाहरण आपने लिख ही लिए होंगे। अगला पॉइंट डालिए, समास विग्रह। समास विग्रह लिखो। सामासिक पद की, सामासिक पद की ऐसी व्याख्या की जाए, सामासिक पद की ऐसी व्याख्या की जाए, सामासिक पद की ऐसी व्याख्या की जाए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, अर्थात विभक्ति एवं प्रत्यय युक्त, विभक्ति एवं प्रत्यय युक्त स्पष्टीकरण ही, स्पष्टीकरण ही समास विग्रह कहलाता है, स्पष्टीकरण ही समास विग्रह कहलाता है। अरे वापस क्या आ जाएंगे, हम विग्रह करेंगे तो प्रत्यय भी आ जाएंगे और विभक्ति चिन्ह भी आ जाएंगे बीच में, और जब सामासिक पद बनाएंगे तो गायब हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। यही तो चीज मैंने आपको लिखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ी जाओ। आगे देखिए, समास के प्रकार। तो भाई समास कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछा जाए, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के समास होते हैं। आई बात समझ में? मगर पूछने वाला दूसरी टाइप से पूछ ले तो देखना, सामान्य पूछा जाए आपसे कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो आपका जवाब होगा 6,
ठीक है ना। मगर दूसरी टाइप से घुमा के पूछ ले, पद की प्रधानता, पद की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार। अब यदि पद की प्रधानता के आधार पर आपसे समास के प्रकार पूछे तो फिर आपको 4 ही बताने। कितने बताने? 4। एक 6 मत बता देना, नहीं तो भैंस पानी में चली जाएगी डायरेक्ट। ठीक है ना। सामान्य पूछे तो 6 बताना है, मगर पदवत कहते हो तो फिर क्या बताओगे? फिर 4 बताओगे। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर। पद के आधार पे 4 और सामान्य रूप से 6 समास हो गए। अब देखो पद की प्रधानता के आधार पर 6 प्रकार के समास कौन कौन से होते हैं, देखते हैं। यानी कि पहला आता है हमारा पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान या इसको बोलते हैं प्रथम पद प्रधान। अब पूर्व पद प्रधान या प्रथम पद प्रधान का मतलब क्या होता है? प्रधान का मतलब होता है मुख्य। ठीक है ना। यानी कि जिस सामासिक पद में पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है उसे अवयवी भाव समास होते हैं। ये इसकी परिभाषा है। नहीं बात समझ में? मगर ये तो सामान्य अवयवी भाव की है। अभी देखना इसमें और भी जन क्या बीमारी फंसी हुई है। ठीक है ना। ये तो सामान्य परिभाषा बहुत धीमे, मगर 4 टाइप के उदाहरण आते हैं जब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब देखें। अब इसके अंदर आपका नंबर 1 समास आ गया। पहला, कई बार यह ऊपर से प्रश्न पूछ लेता है। अगली बार एसटीसी में 2 प्रश्न यहाँ ऊपर से ले लिए उसने। अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछे कि किस समास का पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, जवाब क्या दोगे? अवयवी भाव समास। अब चलिए आगे नंबर 2 पे चलिए। द्वितीय पद प्रधान या इसका दूसरा नाम क्या है भाई बोलो? द्वितीय पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान। डायरेक्ट ध्यान रखना दोनों, क्योंकि उत्तर पद भी पूछ सकता है, द्वितीय जरूरी नहीं। उत्तर पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। अब इसमें समास लीजिए आप 2 नंबर। अब 2 नंबर पे आपका समास जो बहुत बड़ा है, यानी कि तत्पुरुष समास। अब इसको तो छेड़ना ही गलत है ना, क्योंकि परिभाषा तो छोटी है मगर छोटा है उतना ही खतरनाक है। यानी कि जिस सामासिक पद में द्वितीय पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके?
5 भेद होते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? लुप्त कारक तत्पुरुष समास। फिर उसके 6 भेद हो जाएंगे। ठीक है ना, कारक बढ़ाए थे ना मैंने आपके, इसलिए तो कारक बढ़ाए थे। पहले इसके 5 होंगे और फिर फैले के फिर 6 समास बढ़ जाएंगे। हाँ, यानी कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ दो, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष रहते, मगर 2 कारक छूट जाएंगे, कर्ता कारक और फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, बीच में 6 कारक बचे आपके, तो 6 कारकों के आधार पर लुप्त कारक तत्पुरुष समास की 6 भेद हो जाएंगे। तो यानी कि लुप्त कारक तत्पुरुष समास ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका, यानी कि लुप्त पद तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर पर आ जाएगा नए तत्पुरुष समास। फिर आ जाएगा उपपद तत्पुरुष समास। फिर आ जाएगा अनुपपद तत्पुरुष समास। 5 भेद उसके हो जाएंगे। ठीक है, इसको नीचे रखते हैं। आइए देखो, तीसरे नंबर पर देखो, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधा सा समास है। यानी कि जिस सामासिक पद के दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय या दोनों ही पद विशेषण आ जाए। जैसे मैं एक एक उदाहरण लिख देता हूं, देखो इधर, जैसे मैंने कहा काली मिर्च, किसका उदाहरण है? काली शब्द क्या है? अरे विशेषण नहीं है, गुणवाचक। जिस शब्द के द्वारा रंग रूप आकार प्रकार गुण स्वभाव बताया जाता है उसे विशेषण कहते हैं। तो दोनों पदों में क्या पाया जाएगा? विशेषण विशेष्य। ठीक है, विशेष्य क्या है यहाँ पे? मिर्च। मिर्च की विशेषता बता रहा था, काली है जो मिर्च। ठीक है ना, तो विशेषण विशेष्य हो गया। दूसरा उपमान उपमेय का देखो, चंद्र वरन, चंद्रवदन। अब इसका विग्रह क्या हो जाएगा चंद्रवदन का? हाँ, चंद्रवदन का विग्रह क्या होगा? हाँ, चंद्रवदन में विग्रह करो। चंद्रमा के समान बदन बोलते ना, वदन लिखा हुआ है, युग शब्द है वदन, बदन। बदन माना होता है शरीर और वदन माना होता है मुख। ठीक है ना, वदन मीन्स क्या होता है? मुख, और बदन माना शरीर। नहीं मत बोलना चंद्रमा के समान बदन, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो चंद्रमा के समान शरीर नहीं होता है। चंद्रमा की उपमा किसको दी गई है? मुख को दी गई। तो ये हमारा उदाहरण हो गया, कौन सा? उपमान उपमेय का हो गया, चंद्रवदन। फिर देखो दोनों ही पद विशेषण भी आ सकते हैं इसमें, जैसे शीतोष्ण। शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? ठंडा गर्म। ये होता है ना, शीत माना ठंडा, उष्ण माना गर्म। ठंडा है जो, गर्म है जो, तो दोनों ही पद के आ गए, विशेषण आ गए। तो यहाँ पर भी कर्मधारय होगा, दोनों ही पद विशेषण आ जाए। एक होता है रूपक अलंकार का उदाहरण आ जाए, हृदय मंदिर। हाँ, भगवान का निवास करते हैं हृदय मंदिर में। हृदय रूपी मंदिर कैसे बोलेंगे? हृदय रूपी मंदिर। रूपक अलंकार का आपने अलंकार पढ़ा ही होगा, रूपक अलंकार नहीं पढ़ा? जहां पर प्रस्तुत वस्तु का अप्रस्तुत वस्तु पर सीधा आरोप कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो क्या है कि आपको ग्रामर की पूरी नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप उसको
पोस्टमार्टम करके उसका आराम से अर्थ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर उसकी बेस कंप्लीट होना चाहिए। तो ये 4 पोजीशन में आपका कर्मधारय होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता। ठीक है, 4 टाइप के उदाहरण आ सकते हैं इसके अंदर। विशेषण विशेष्य के आ सकते हैं, उपमान उपमेय के आ सकते हैं, दोनों पद विशेषण हो सकता है, रूपक अलंकार के आ सकते हैं। आगे बढ़िए, आपसे पूछा जाए कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है तो क्या बताओगे? हाँ, दोनों। द्वितीय, क्या बताओगे? द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान। अब अगली बार में पूछा था, इस टेबल से प्रश्न पूछा कि किस समास का उत्तर पद प्रधान नहीं होता है। बीएसटीसी के पेपर में इतना सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ से कि किस समास का उत्तर पद प्रधान नहीं होता है। तो यहाँ अगल बगल और पड़ोसी रख दिया साथ में तीनों की लारा, क्योंकि 3 का तो कहना हो जाए, एक ही पद प्रधान होता है। अब इसमें एक समास हो रहा जाएगा आपका 4 नंबर का, वो बिल्कुल सीधा साधा है, जलेबी की तरह। देवो समास, बिल्कुल सीधी सी बात है। यानी कि जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची होता है, क्या होता है? संख्यावाची होता है, तथा दूसरे पद के साथ मिलकर समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। है बात समझ में? मगर एक बात का ध्यान रखना, सीधी टाई होती है इसकी किससे? बहुब्रीहि समास से, क्योंकि दो तो हटा दोगे आप, मगर 2 में फिर माइंड चकराएगा कि अरे बहुब्रीहि लगाऊं या द्विगु लगाऊं। मगर ध्यान ये रखना कि संख्या तो आ जाए, मगर कहीं उस संख्या का तीसरा अर्थ तो नहीं निकल रहा। यदि वो तीसरे अर्थ में रूढ़ है, जैसे यूं आ जाए कि त्रिनेत्र, अब 3 है नेत्र जिसके, अर्थात गणेश जी को थोड़ी 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। मगर शब्द आ जाए कि त्रिशूल, क्या आ जाए? त्रिशूल। अब कौन सा लगाओगे? अब द्विगु लगाओगे। त्रिनेत्र में तो बहुब्रीहि लगेगा, मगर त्रिशूल में लगेगा द्विगु। त्रि मना 3, शूल मना कांटा। 3 कांटों को क्या बोलते हैं? त्रिशूल बोलते हैं। है बात समझ में? तो इस प्रकार से यानी कि वो शब्द, यानी कि वो सामासिक पद तीसरे अर्थ में रूढ़ नहीं होना चाहिए। यदि संख्यावाची आ जाए, मगर यदि उसका तीसरा अर्थ निकल रहा है तो फिर वो बहुब्रीहि में जाएगा। ठीक है ना, इतना सा ध्यान रखना, जिसमें जलेबी की तरह बिल्कुल। आगे देखो, द्विगु क्लियर है हमारा। अब आगे देखो, यानी कि दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। या फिर यहाँ एक बात का ध्यान और रखना, इसका एक सेकंड नाम भी बहुत पूछता है, यूं पूछ लेता है डायरेक्ट कि ये सामासिक पद में उभय पद प्रधान होता है। मगर आपको यह तो पता होता है कि भाई द्वंद्व समास में 2 पद होते हैं, मगर उभय को ध्यान नहीं रखते हो। उभय पद क्या बोलते हैं इसको? उभय पद। यानी कि किस समास में उभय पद या दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपका 5वें नंबर का समास आ जाएगा। कौन सा? द्वंद्व समास। यह आपका द्वंद्व समास आ गया। ठीक है, जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। ठीक है ना, जब विस्तार से पढ़ेंगे वहां देखेंगे। आगे देखो, यानी कि अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान या तीसरा
पद प्रधान, यानी कि जिस समासिक पद में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य या तीसरा पद ही क्या होता है, प्रधान होता है, जिसका अलग ही अटकर अर्थ निकलता है, वहां पर कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास। 6 नंबर का आ जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, यहां तक आगे रामलीला समझ में। अब आप इसको ऐसे वैसे छाप लो इस टेबल को, फिर यहां से हम पढ़ना चालू करेंगे इस जगह पे से। उतार लिया, हटा दें, जिसमें भी उतारा फटाफट उतार लो। अरे ये बोर्ड बंद हो जाएगा। ये की चलेगा तो पंखा ही चलेगा, बोर्ड ही चलेगा, कोई बात नहीं, 2-5 मिनट और क्लास छूट जाएगी, चलेगा। बढ़ा दे आगे, थोड़ा जल्दी उतरो। हाँ, अब नंबर 1 देखिए। जाते जाते वापस निकाल जाएंगे, जगह छोड़ दो, ठीक है ना, वहाँ जगह छोड़ दो, जितना सा आपको पता है भाई इतना सा छूटा है, उसको जाते जाते वापस बैक कर जाएंगे, ठीक है ना, मैंने उसको हटाया नहीं। देखो नंबर 1, अव्ययीभाव समास परिभाषा लिखिए। जिस समासिक पद में अव्ययीभाव समास डालिए, जिस सामासिक पद में पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है, पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समासिक पद में पूर्व या प्रथम पद प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब देखिए, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये समास 4 प्रकार के उदाहरण इसके अंदर आ सकते हैं। नंबर 1 टाइप से देखिए, आप लोग पहले 2-2 उदाहरण से मैं समझा देता हूँ आपको, हमारा फिर उदाहरण बहुत सारे लिख लेंगे, ठीक है ना। यथा शक्ति, ये इसके सामान्य उदाहरण है, यानी कि इसका प्रारंभ जिस समासिक पद में पहले क्या आ जाए, उपसर्ग आ जाए और बाद में संज्ञा आ जाए, तो वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव। जैसे यहाँ पर ये उपसर्ग आ गया आपका, ठीक है ना, और मरण पीछे संज्ञा, ये उपसर्ग आ गया, ये था, और ये संज्ञा आ गई। ये तो नॉर्मल बात है, इसको पूछना भी बहुत कम है, ठीक है। अब दूसरी टाइप के उदाहरण कौन से होते हैं वो देखिए। यानी कि एक ही
शब्द क्रमशः दो बार आ जाए रिपीट होकर, क्या आ जाए? दो बार। जैसे देखिए उदाहरण, घर घर, एक ही शब्द दो बार आ जाए, ठीक है ना। पर रातों रात, बीचों बीच, बीच, ठीक है। एक इस पोजीशन में कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव। तीसरी पोजीशन जहां पर आपको अव्ययीभाव समास मिलेगा, यदि किसी सामासिक पद के अंत में भर पूर्वक अनुसार पार शब्द आए, यदि किसी सामासिक पद के अंत में क्या आना चाहिए? भर पूर्वक अनुसार पार और उपरांत, ऐसे शब्द आए तो वहां पर भी अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है ना। अगली बार पूछा था अभी सेकंड लेवल रीड के अंदर, ये उदाहरण पूछा था उसने अनुसार, क्या पूछा था? अनुसार। मैं पूछा था बताओ इसमें कौन सा शब्द? अब यदि आपको सूत्र याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। 3-4 अनुसार में कौन सा समास है? सेकंड लेवल हिंदी के पेपर में सूत्र अनुसार। अब देखो एक एक उदाहरण लिख दूं मैं, ये देखो ये दिन भर, अब सैकड़ों उदाहरण बड़ा सरल था। दिन भर, रात भर, पल भर, हाँ बर जोड़ता जाओ पास, अब ये बहुत समास हो जाएगा। पूर्वक, अबे ध्यान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, रुचि पूर्वक, कितना ही उदाहरण बने, ठीक है ना। तो ध्यान पूर्वक, जिसके भी पीछे पूर्वक शब्द जुड़ा हुआ। नेक्स्ट अनुसार, पदानुसार, क्रमानुसार, तो कोई से भी आप अनुसार दो जोड़ दो किसी भी पद की, जैसे पदानुसार, पद के इसका ले लो, नदी पार, नदी पार, इसका ले लो, मरणोपरांत, मरणोपरांत। अब यहां क्या कर दी मैंने? कुछ गड़बड़ कर दिया? कर दिया ना? क्या गड़बड़ किया? संधि कर दी, कर दी ना। अब कौन सी संधि कर दी? गुण संधि कर दी। क्या कर दिया? मरण प्लस उपरांत, यानी कि यहां से हट गयो, यहां से वो दोनों मिल गए, ओ बन गया, शब्द बन गया मरणोपरांत। तो डायरेक्ट कई बार आपसे परीक्षा में पूछता है कि किस शब्द में संधि और समास दोनों है, ठीक है ना। तो फिर ध्यान रखना है ऐसे उदाहरणों का, क्योंकि कुछ शब्दों के अंदर संधि भी होती है और समास भी होता है, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी के अंदर 4 प्रकार से शब्द बनते हैं, या तो उपसर्गों के मेल से, प्रत्यय के मेल से, संधि से और समास से, ऐसे मिलकर इनसे शब्द बनाए जाते हैं। तो ये बात हमारी होगी क्लियर। अब लास्ट मैं बता रहा था कि अव्ययभाव समास कहां पर हो सकता है, यानी कि जिस सामासिक पद का प्रारंभ यानी कि किससे हो, उन उपसर्ग से। एक बात और ध्यान रखना, इसके भी बहुत उदाहरण पूछता है, यानी कि जिस सामासिक पद का प्रारंभ किससे हो, उन उपसर्ग से हो, तो वहां पर भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे उदाहरण देखिए,
19। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे? 19। अब मेरे को समझाओ आप लोग, मेरे को 19 का मतलब नहीं है कि यार होता है क्या है, मुझे समझाओ कि 19 का मतलब क्या होता है। हाँ? हाँ, 19 का मतलब समझाओ भाई मेरे को। अरे सीधी सी बात है, 1 कम 20। गांव में जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, ये कम, ठीक है ना, तो सीधी सीधी भाषा में समझाओ ना, तो क्या हो गया? 1 कम 20 को क्या बोलेंगे? 19 बोलेंगे। तो इसका विग्रह हो जाएगा 1 कम 20, 29। 1 कम 30, 39। 1 कम 40, 49, 59। मगर 99 में मत कर देना वहाँ ये समास नहीं होगा कि यूं कर दो कि 100 में 1 कम, ठीक है ना, वहाँ नहीं होगा। तो इस प्रकार से केवल ये नियम का फिट होगा ओनली उन उपसर्ग के ऊपर ही लागू, ठीक है। बस ये 4 टाइप के उदाहरण आपके अव्ययीभाव समास के अंदर आते हैं, और इनकी कल फिर हम उदाहरण कल देखेंगे, क्योंकि आज क्लास का टाइम खत्म हो गया। कल इनके सभी के उदाहरण लिखाऊंगे मैं, आज केवल हमने समझा दिया, कल उदाहरण सारे 4 टाइप के, ठीक है।